ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। नागपुर में होगा छात्रों की गूंज का अगला आयोजन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों से करेंगे संवाद। आयोजन की तारीख अभी नहीं हुई है तय। इससे पहले पुणे में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। बिहार में पीएचडी होल्डर्स का प्रदर्शन जारी। कतनीबाग में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है छात्रों का आंदोलन। छात्र आज करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। बिहार में छात्रों के आंदोलन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को लिखा पत्र। कहा, युद्ध की आवाज को अनदेखा न करे, रखी 9 मांगे। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर सुनवाई आज। अभिषेक बनर्जी की रीट याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन। यूपी एसएसएससी में वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन, कहा समस्याओं पर दिया जाएगा उचित ध्यान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। चढ़ावे से जुड़े विवाद को लेकर आज होगी संत समाज की बैठक। कंप्यूटर बाबा समेत कई साधु संत बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक आज। दरोगा सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के साथ आ सकते हैं 15 बड़ी प्रस्ताव। शाम 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में होगी बैठक। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मिड डे मील की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती बच्चों से की मुलाकात। कहा, अब सब स्वस्थ हैं। ये जांच का विषय है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल। 21 दिन के लिए आया बाहर। इससे पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है गुरमीत राम रहीम। कच्ची चीनी के आयात पर बदले नियम। अब 2 महीने में रिफाइनिंग और बिक्री होगी जरूरी। चीनी के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक लॉन्च। कमाई के 5 रास्तों पर बैन, इनमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल। कहा, जो देश बिजनेस करेंगे उन पर भी कार्रवाई। बिना परमिशन हॉर्मुज पार किया तो जहाज जब्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का खुला चैलेंज। हॉर्मुज पार करने के लिए ईरानी अनुमति जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा। कहा, 2 हफ्ते में अमेरिका आएंगे शी जिनपिंग। व्हाइट हाउस में बन रहा है चीन जैसा ग्रेट हॉल। यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करेगा आर्मेनिया। प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने किया ऐलान। भड़का रूस। कहा, आर्मेनिया को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में मुश्किलों का करना पड़ सकता है सामना। ईरान ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। इजरायली पीएम नेतन्याहू का विस्फोटक दावा। पश्चिम एशिया में फिर तनाव बढ़ने की आशंका। अमेरिका में एआई की वजह से नहीं जाएगी शिक्षकों की नौकरी। शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन ने दिया बड़ा बयान। कहा, मशीन नहीं ले सकता इंसान की जगह। ट्रंप का टैरिफ वॉर जारी। चीन के खिलाफ नया प्लान। सस्ते सामान पर 7.5% टैक्स संभव। कनाडा के लिए भी बड़ी मुश्किलें। पेट्रोल की क्वालिटी पर सरकार का बड़ा फैसला। तेल कंपनियों के लिए लागू होंगे सख्त इथेनॉल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। E20 पेट्रोल में क्लोराइड की मात्रा की अनिवार्य सीमा लागू करने पर विचार कर रही सरकार। अमेज़न, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट पर हुआ बड़ा एक्शन। फूड लाइसेंस किया गया सस्पेंड। कर्नाटक एफडीए ने ई-कॉमर्स पर धतूरा बेचने के चलते लिया ये एक्शन। यूपीआई के 10 साल हुए पूरे। रोज यूपीआई के जरिए हो रही है 66 करोड़ से ज्यादा की लेन देन। 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था यूपीआई। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। हाँ, गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा।
एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही विवादों में बनी हुई है और अब पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने पंजाब में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उन्हें एसआईआर के दौरान नागरिकता साबित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवदीप सूरी ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी। पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने एसआईआर के दौरान नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक पूर्व राजदूत को ही इस प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आम नागरिकों की क्या हालत होगी। उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में उनकी डिटेल्स में कुछ गड़बड़ियां पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया और दस्तावेज पेश करने को कहा। सूरी ने एक्स पर लिखा कि मेरे पास वोटर आईडी और आधार कार्ड के अलावा भी दूसरे दस्तावेज हैं, लेकिन मैं ये पूछने से खुद को नहीं रोक सकता कि अगर 3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी मुझे अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी हो रही है तो आम नागरिकों का क्या होगा। शायद यही ईज ऑफ लिविंग है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएलओ के साथ जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा भी शेयर किया और बताया कि मैंने बीएलओ से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे दस्तावेज लेकर आना होगा जिनसे ये साबित हो कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। बता दें कि पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर और यूएई और मिस्र में राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं। यानी 3 देशों में सेवा दे चुके पूर्व राजदूत को अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है, जिसमें उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फिर आम लोगों को किन किन दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा होगा, शायद इसका अंदाजा भी न लगाया जा सके। लेकिन अब पूर्व राजदूत के इस बयान ने इस प्रक्रिया को एक बार फिर सवालों के घेरे में लाकर रख दिया है। इस 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस पर किसी के जीवन में उजाला लाएं, नेत्रदान करें। 25 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जुलाई को संसद कूच के दौरान छात्रों पर लाठियां भांजी गई, पैलेट गन चलाई गई थी, जिस पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन जवाब देना तो दूर, शाह ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पैलेट गन चलाई भी गई है। वहीं अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। 24 अगस्त को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट फायरिंग, शॉटगन, आंसू गैस, लाठियों और इलेक्ट्रिक शॉक उपकरणों का इस्तेमाल किया। उपलब्ध वीडियो तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की जांच से पुलिस कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बल प्रयोग के संकेत मिलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एविडेंस लैब ने दिल्ली में 20 जुलाई को बनाए गए 17 वीडियो की पुष्टि की। जांच में दिल्ली पुलिस के अलावा आरएएफ, सीआरपीएफ के जवानों की भी पहचान की गई। एमनेस्टी ने 8 ऐसे वीडियो सत्यापित किए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते दिखाई देते हैं। संगठन के मुताबिक कुछ वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद लोग प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखाई देते हैं। इनमें कुछ लोगों के हेलमेट पर दिल्ली पुलिस लिखा था। एमनेस्टी ने कहा कि इन लोगों के पास साफ पहचान चिन्ह नहीं दिखना भी जवाबदेही के सिद्धांत के खिलाफ है। एमनेस्टी की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोलती है और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर महिला प्रदर्शनकारियों की यौन उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर अब सीजे सूर्यकांत ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों की जांच पहले होगी। बता दें कि एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिला प्रदर्शनकारियों के शोषण पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हमको बड़ा ही प्यार है, बारहवीं के जश्न से हमको बड़ा ही प्यार है। खुश दिली से हर बरस, खुश दिली से हर बरस हम ये मनाते जाएंगे। फूल वाले मुस्तफा आ गए, मरहबा। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या, बढ़ता भ्रष्टाचार, इन सब के बीच बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने बार बार सरकार को घेरा है और अब देश का युवा भी सरकार से नाराज है, जिसे लेकर पहले ही मोदी सरकार मुश्किलों से घिरी हुई है। इस बीच आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट सरकार की परेशानी और बढ़ाती नजर आ रही है। दरअसल इस रिपोर्ट में देश के कितने युवा बेरोजगार हैं और कितने युवा कुछ भी नहीं कर रहे, इनके आंकड़े पेश किए गए हैं। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है।
नीति आयोग की री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 65.4 करोड़ यानी कुल 145 करोड़ की 45.1% आबादी मजदूरी करती है। इनमें 8.4% लेबर फोर्स अपना काम करने वाले यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। वहीं 21.7% लोगों के पास रेगुलर सैलरी वाली नौकरी है, जबकि 19.8% लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। इसके अलावा 79.6 करोड़ यानी 54.9% लोग मजदूर वर्ग से बाहर हैं। इनमें 29.1 करोड़ छात्र हैं। वहीं 59 साल से ज्यादा या 5 साल से कम उम्र के 27 करोड़ लोग हैं और 14.7 करोड़ अन्य शामिल हैं। वहीं 15 से 29 वर्ष की आयु के 8.7 करोड़ युवा न पढ़ रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं, न किसी किस्म की ट्रेनिंग ले रही हैं। इन युवाओं को नीट यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की कैटेगरी में डाला गया है। इस रिपोर्ट ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है और अब इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। ग्रेजुएशन के बाद नौकरियां कहाँ हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभ को डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी जनसांख्यिकीय आपदा में कौन बदल रहा है? उन्होंने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया। मोदी जी, आपने वादा किया था कि आप वो कर दिखाएंगे जो पिछले सरकारें 70 सालों में नहीं कर पाई। आपने उस दावे को सच कर दिखाया है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो महंगा है और आरएसएस के प्रभाव में है, ऐसी परीक्षाएं जिन पर युवा भरोसा नहीं कर सकते और ऐसी डिग्रियां जिनके साथ नौकरियां नहीं मिलती। अब देखना ही होगा कि इस पर सरकार की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं। विधानसभा का हाल है, ये विधानसभा का हाल है। अब चलिए आपको पूरा मामला तफसील से बताते। दरअसल लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पशु जब्त किए गए थे। प्रशासन के मुताबिक अभियान के दौरान नगर निगम की टीम पर हमले हुए थे। इसके साथ ही कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की थी, जिसके बाद कार्रवाई तेज की गई। इन्हीं कार्रवाई में जब्त की गई 243 भैंसों को अलग अलग कांजी हाउस और पशु आश्रय स्थलों में रखा गया था। बाद में नगर निगम ने इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। नीलामी के विरोध में सपा विधायक अरमान खान समेत कई पार्षद और समर्थक नगर निगम पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इन पशुओं पर कई परिवारों की आजीविका निर्भर है और पशुपालकों को पर्याप्त अवसर दिए बिना भैंसों की नीलामी करना उचित नहीं है। विधायक की ओर से अधिकारियों को नीलामी रोकने के लिए लिखित पत्र भी दिया गया। कुछ समय के लिए नीलामी प्रक्रिया को रोकना भी पड़ा, लेकिन बाद में प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई। परिवार का पालन पोषण करने का काम करते हैं, उनके भैंसों को पुलिस प्रशासन पूरी टीम मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप निकल के कल हम लोगों ने आप लोगों को बयान किया था कि डीएम साहब से अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने नगर आयुक्त को फोन करके कहा है कि आप जाइए नगर आयुक्त से मिलिएगा, ये सारी भैंसे आप अंदर आप गए थे, क्या हुआ कि आप आकर धरने पर गए? मैं अंदर गया था, मैं ये देखने गया था यहाँ पे हमारे लोगों को भैंसे दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। बाहर के व्यापारियों को बुलाया गया है, एसआईओ को बुलाया गया है, बड़े बड़े लेबर हाउस वाले आए हैं और वो आकर के लेबर बोली लगा रहे हैं। इन गरीब पशुपालकों की भैंसों को छीनने का काम किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ हाउस वाले आए हैं तो 50 डेमोक्रेसी है एक बात कहते हैं कि जानवर को काटने से रोका जाए, इसको बढ़ावा न दिया जाए। इनके अधिकारी यहाँ बैठ करके पशु काटने वालों को कह रहे हैं कि दूध जो पशु का दूध बेच करके अपना व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को भैंसों को न दे करके काटने वालों को दिया जा रहा है, जिससे हम लोग वहीं इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन तमाम परिवारों से मुलाकात की थी जिनके भैंसों को प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया था।
आपको बता दें कि मामला उस वक्त और गर्मा गया जब नीलामी में हिस्सा लेने सीतापुर से आए एक युवक रवि पांडे के साथ मारपीट की बात सामने आई। युवक ने आरोप लगाया कि उसे नीलामी में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की गई और उसके जरूरी दस्तावेज भी छीन लिए गए। इस घटना के बाद नगर निगम परिसर में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। वहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी धक्का मुक्की हुई। सड़क जाम और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नीलामी प्रक्रिया को लेकर भी विवाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भैंसों की बोली उनके निर्धारित आरक्षित कीमत से बहुत मामूली बढ़ोतरी पर समाप्त हुई। उदाहरण के तौर पर कान्हा उपवन की भैंसों की आरक्षित कीमत करीब 15,12,000 रुपए थी और बोली करीब 1,000 रुपए बढ़ोतरी पर खत्म हुई। राधा उपवन की भैंसों के मामले में भी इसी तरह की स्थिति बताई गई। इसको लेकर नीलामी की पारदर्शिता और मौके पर मौजूद लोगों के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ नगर निगम की ओर से कहा गया कि ये कार्रवाई अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। यानी प्रशासन का तर्क है कि जिन पशुओं को जब्त किया गया उनके संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं विरोध कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पशुपालकों की आजीविका और उनके पक्ष को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को सिर्फ भैंसों की नीलामी का विवाद मानना शायद पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ एक तरफ शहर में अवैध डेयरियों और उनसे जुड़ी समस्याओं पर कार्रवाई का सवाल है, तो दूसरी तरफ उन पशुपालकों की रोजी रोटी का मुद्दा है जिनके लिए पशु ही उनकी आय का प्रमुख साधन है। प्रशासन अगर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहा है तो उस कार्रवाई की जरूरत और कानून आधार स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन साथ ही प्रभावित परिवारों की बात सुनना भी जरूरी है। दूसरा बड़ा सवाल नीलामी की पारदर्शिता का है। अगर किसी नीलामी में बाहरी बोलीदाता डर या दबाव की वजह से खुलकर बोली नहीं लगा पाते हैं तो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीलामी स्थल पर किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति का दबाव न हो और सभी योग्य बोलीदाताओं को समान अवसर मिले। रिपोर्टों में इसी तरह की शिकायतें सामने आई। तीसरा सवाल कानून व्यवस्था का है। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर सड़क जाम, मारपीट या सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालना किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि वो बल प्रयोग या हिरासत जैसी कार्रवाई को कानून और तय प्रक्रिया के मुताबिक ही करे। इस पूरे विवाद में राजनीति भी साफ दिखाई दे रही है। सपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इसे पशुपालकों के साथ अन्याय बता रहे हैं, जबकि नगर निगम इसे अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बता रहा है।